हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के फर्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल पोर्शन। उससे पहले हम थोड़ा सा सीख लेते हैं कि हमने कौन कौन सी टाइप के न्यूमेरिकल करने हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास एक सर्कुलर लूप का पार्ट है। सर्कुलर लूप पूरी नहीं है, उसका एक हिस्सा है। उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो हमने ये पहले निकालना है। हमने सर्कुलर लूप का एक पोर्शन लिया, ए बी करंट एलिमेंट लिया, उससे आई करंट फ्लो कर रहा है। थीटा एंगल है, ये वाला ऊपर वाला एंगल है ये थीटा, और ए इसका रेडियस है, ए इसका रेडियस है। आइडियल साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर, ये तो हमने पहले लिखा हुआ था। थीटा की वैल्यू ऑलवेज 90 डिग्री, यहाँ पर मैंने 90 के ऊपर दिया बिकॉज डी एल और आर कैप में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। बिकॉज टेंजेंट एंड रेडियस आपस में क्या होते हैं, 90 डिग्री में ही होते हैं। तो टेंजेंट है डी एल की डायरेक्शन। आइडियल अपॉन ए स्क्वायर आ गया। तो अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करें फॉर एंगल थीटा, थीटा एंगल के लिए इसकी इंटीग्रेशन करें तो डी एल, ये सारे डी एल जोड़ के कितना बन जाएगा, ये सारे डी एल ऐड करके कितना बन जाएगा, आर इंटू थीटा, आर इंटू थीटा बन जाएगा। मीन्स ए इंटू थीटा, मैंने यहाँ पर रेडियस को ए लिया है ना, तो ए इंटू थीटा, ए से ये स्क्वायर का कैंसिल हो गया, तो आई थीटा पोन ए आ जाएगा, म्यू नॉट पोन 4 पाई आई थीटा पोन ए। ये बी का आंसर आ गया। ये हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो कभी भी आपको अगर सर्कुलर वायर का कोई पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पूछी गई है तो आप यही फार्मूला लगाएंगे, म्यू नॉट पोन 4 पाई आई थीटा पोन ए। देन नेक्स्ट, अगर आपको ये किसी स्ट्रेट लाइन का पोर्शन दिया गया है, स्ट्रेट लाइन का अगर आपको पोर्शन दिया गया है तो उसकी वजह से अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, एक तरफ φ2 एंगल है, एक तरफ φ1 एंगल है, तो ये कौन सा फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई पोन ए। तो ये वाला केस बन जाएगा, आई पोन ए साइन φ1 प्लस साइन φ2, बिकॉज एंगल क्या थे, φ1 एंड φ2। ये φ1 था और ये एंगल φ2 था, φ1 ऊपर वाला φ2 नीचे वाला। ये लिमिट्स क्या है, एंगल की लिमिट्स क्या है। अगर वायर हमारी फाइनट लेंथ की है, फाइनट लेंथ की वायर है, तो φ1 φ2 की वैल्यूज़ 90 डिग्री तो नहीं होंगी, तो वो वाली पुट करेंगे यहाँ पे हम। तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देन इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, तो आपने ये दोनों फार्मूले एक बार ध्यान से देख लीजिए। ये है सर्कुलर वायर के लिए जिसका थीटा एंगल पोर्शन है उस सर्कुलर का, और ये फाइनट लेंथ की स्ट्रेट वायर के लिए ये फॉर्मूला है, साइन φ1 प्लस साइन φ2। यहाँ पर φ1 एंड φ2 दोनों की वैल्यू पॉजिटिव पुट करनी है, बिकॉज ये माइनस थी यहाँ पर एक, और इसके अंदर भी एक माइनस थी, वो माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो चुका है। तो हमारे पास एक सर्कुलर वायर है, उसमें करंट 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है, 5 सेंटीमीटर उसका जो है वो रेडियस दिया गया है। तो हमने उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। म्यू नॉट पोन 4 पाई आई ए पोन थीटा, आई ए पोन ए इंटू थीटा, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है। 10⁻⁻7 इसकी वैल्यू होती है, आई की वैल्यू हमें 5 एम्पियर दी गई है। थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, ये कितना पोर्शन है 180 डिग्री का, तो पाई होगी। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री, दैट मीन्स पाई रेडियन, रेडियन में वैल्यू पुट करते हैं ना, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर हमने पाई पुट कर दी। एंड ये ए की वैल्यू कितनी है, 5/100, 5/100। तो 10⁻⁻7, 100 ऊपर आ गया, 5 से 5 कैंसिल, 100 10⁻⁻2 बन गया, 10⁻⁻5, एंड पाई की वैल्यू 3.14। जिसकी डायरेक्शन किससे पता चली, मेरे को इनवर्ट डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। यहाँ पर इनवर्ट डायरेक्शन कैसे पता चली, वो हमें पता चलती है राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर को होगी, एस पोल की तरह बिहेव करेगा, एस पोल की तरह बिहेव करेगा ना फिर ये, तो करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। तो अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, बिकॉज ये तब एन पोल की तरह बिहेव करेगा। ओके, देन नेक्स्ट, तो ये है हमारी एक पोर्शन दिया गया है वायर का, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ निकालनी है, हमने ओ पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। आई करंट इससे फ्लो कर रहा है, ऐसे आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमने ओ पॉइंट पे निकालनी है। इसके ये जो स्ट्रेट पोर्शंस है, इसकी तो कोई भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। स्ट्रेट पोर्शन की वजह से यहाँ पर ओ पॉइंट पे कोई मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं होगी, क्योंकि स्ट्रेट वायर के जब पॉइंट बाहर होता है तभी ही हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। उसके ऊपर या उसकी दिशा में ही अगर पॉइंट है तो उसकी वजह से वहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। तो इन दोनों पोर्शन की वजह से यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ये जो सर्कुलर पोर्शंस हैं उनकी ही हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। पहले फर्स्ट पोर्शन की फिर सेकंड पोर्शन की लिखते हैं। पहले हमने फर्स्ट पोर्शन की लिखी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई इसमें करंट फ्लो कर रहा है, आई अपॉन इसका रेडियस कितना है, R1, इसका रेडियस कितना है R1, आई अपॉन R1,
इंटू ये यहाँ का एंगल मान लीजिए कितना है थीटा। तो इसकी वजह से मैंने इनवर्ड लिख दी। इनवर्ड क्यों लिखी? बिकॉज करंट इज फ्लोइंग इन दिस वायर इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज दिशा में फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होगी इस पॉइंट पे। तो B2 इज इक्वल टू कीजिए दूसरे वायर की वजह से, इसका रेडियस कितना है R2, I/R2। तो थीटा आउटवर्ड क्यों ले लिया? बिकॉज करंट कैसे फ्लो कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? इन दोनों वैल्यूज़ में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? इन दोनों में से I/R1 जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो वैल्यू बड़ी है। दैट मीन्स B1 बड़ी है, B2 छोटी है। तो रिजल्टेंट क्या आएगा ओ पॉइंट पे? B1 माइनस B2 μ0/4 पाई I इंटू थीटा 1/R1 माइनस 1/R2। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड। बिकॉज इनवर्ड वाली बड़ी थी ना, तो इनवर्ड की तरफ ही रिजल्टेंट निकलेगा, तो इनवर्ड डायरेक्शन में इसका आंसर आ जाएगा। ऐसी प्रॉब्लम और भी एक ऐसी ही प्रॉब्लम है। अगर हमें ये ऐसा पोर्शन दिया गया है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, पूरा 180 डिग्री दे दिया, तो यहाँ पर बस थीटा की जगह पे पाई पुट करना है। जब फर्स्ट पोर्शन की वजह से μ0/4 पाई I/R1, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है इसकी वजह से है ये मैग्नेटिक फील्ड I/R1 इंटू पाई। पाई क्या है? इसका एंगल, सेंटर पे कितना एंगल है? 180 डिग्री का। 180 डिग्री का ही है ना इस पोर्शन का, सर्कुलर आर्क का जो पोर्शन का एंगल है वो कितना है? 180 डिग्री का। तो इसको हमने लिख लिया पाई। आउटवर्ड इसके बाहर वाले पोर्शन की वजह से, R2 की वजह से आउटवर्ड आएगी मैग्नेटिक फील्ड। दोनों को माइनस करेंगे, कितनी आ जाएगी? μ0/4 पाई I इंटू पाई 1/R1 माइनस 1/R2। ये इनवर्ड दिशा में इसका रिजल्टेंट निकलेगा, बिकॉज R1 वैल्यू बड़ी है, छोटी है, तो ये टोटल वैल्यू B1 बड़ी होगी, तो रिजल्टेंट बड़ी वैल्यू की तरफ ही निकलता है। देन नेक्स्ट इज द, ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, उसको मैंने ऐसे बेंड करके ऐसे कर दिया। तो आई करंट इधर से आया, इधर को निकला पहले, फिर नीचे को गया, फिर इधर को निकल गया। ठीक है, तो आर इसका रेडियस है, आर इसका रेडियस है। आई करंट इससे, ये फर्स्ट केस है। दूसरा, मैंने इसी वायर को ऐसे बेंड करने की बजाय ऐसे बेंड किया है, ऐसे बेंड कर दिया, ऐसे इसका सर्कल बना दिया। तो अब इस केस में आई करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। दोनों ही केस में ये जॉइंट यहाँ पर जॉइन नहीं हो रहा है, ये जॉइन नहीं हो रहा है ऐसे, इसमें ऐसे मैंने बनाया है और इसमें मैंने ऐसे बना दिया है। ठीक है, जॉइन नहीं है ये पॉइंट। तो हमने निकालना है 1 और 2 केस में ये ओ पॉइंट, ये जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो निकालनी है, B1/B2 निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम स्ट्रेट वायर की वजह से, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं। वो क्या है? μ0/4 पाई 2I/R। उसकी डायरेक्शन क्या होगी? वो किससे निकालेंगे? राइट हैंड थंब रूल से। थंब की दिशा में तो करंट है, तो हमारी जो फिंगर्स हैं वो कौन सी दिशा बता रही हैं इसकी? आउटवर्ड। फिंगर कैसे होंगी? बाहर को होंगी, आउटवर्ड होंगी। तो ये वायर की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड किधर को है? आउटवर्ड है, आउटवर्ड है। और सर्कल की वजह से, सर्कुलर पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर को है? ये करंट ऊपर वाले केस में तो फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, नीचे वाले में क्लॉकवाइज। तो दोनों केस में अलग अलग होगी। वैल्यू क्या होगी? μ0/4 पाई I/R इंटू एंगल। एंगल इसका कितना है? पूरा 360 डिग्री, दैट इज 2 पाई। 2 पाई है इसका एंगल। तो ये इसकी दिशा हमने यहाँ पर नहीं लिखी। तो B1 फर्स्ट केस की बात करते हैं। फर्स्ट केस में इस पोर्शन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बाहर को है, और इस केस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड वो भी बाहर को ही है। आई की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर को ही है। वो कैसे? बिकॉज इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज के केस में मैग्नेटिक फील्ड किधर को होती है? बाहर को होती है। ये भी किससे पता चलता है हमें? राइट हैंड थंब रूल से ही पता चलता है। तो बोथ आउटवर्ड हैं, दोनों को ऐड करेंगे। दोनों को ऐड करके हमारे पास ये आ जाएगा 2I/R कॉमन निकल गया, पाई प्लस 1 आउटवर्ड आ गया। तो अब ये दूसरे वाले केस में ऐसे है, तो इस केस में आई ऐसे फ्लो कर रहा है। तो ये वाले पोर्शन की वजह से, वायर के इस वाले पोर्शन जहाँ से चाहे ब्रेक हो गया है, पर मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगी ही। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? आउटवर्ड 2I/R। तो सर्कुलर पोर्शन की वजह से यही होगी, बट सर्कुलर पोर्शन में करंट कैसे फ्लो कर रहा है? क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी उसकी? इनवर्ड। तो इनवर्ड वाली बड़ी है, तो इनवर्ड की तरफ ही रिजल्टेंट निकलेगा। तो सेकंड केस में BC माइनस BW कर दिया, बिकॉज BC बड़ी थी। दोनों को माइनस किया, 2I/R बाहर निकल गया, पाई माइनस 1। इनवर्ड दिशा में हमारा रिजल्टेंट आ गया। तो दोनों की रेशो करेंगे B1/B2, तो वो क्या आ जाएगी? पाई प्लस 1 अपॉन पाई माइनस 1।
बिकॉज ये वाला पोर्शन तो कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से इन दोनों केसेस में हम मैग्नेटिक फील्ड की रेशो निकाल सकते हैं। तो फ़र्क क्या है, अगर ऐसे वायर को बेंड किया है तो यहाँ पर करंट कैसे बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऐसे करंट वायर को बेंड किया है तो कैसे करंट बन रहा है, क्लॉकवाइज। देन नेक्स्ट, तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एक हमारे पास सर्कुलर रिंग है जिसका रेजिस्टेंस आर है, आई करंट उसको हमने दे दिया यहाँ पर जॉइंट लगा के, आई करंट इधर से बाहर आ गया, ऊपर वाले पोर्शन से I1 गुजरा, नीचे वाले पोर्शन से I2 गुजरा, दोनों ऐड होके I बन गए। तो हमने इसके सेंटर पे, सेंट्रल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो पहले हमने क्या किया, ऊपर वाले पोर्शन को फर्स्ट पोर्शन, नीचे वाले पोर्शन को सेकंड पोर्शन कंसीडर कर लिया। अब ये आर रेजिस्टेंस किसकी है, 2 पाई एंगल की, पूरे 2 पाई एंगल की कितनी रेजिस्टेंस है, आर। θ1 एंगल की कितनी होगी, इतने पोर्शन की कितनी होगी, θ1 की, θ1 की कितनी होगी, r/2 पाई, 2 पाई नीचे आ जाएगा ना, यूनिटरी मेथड लगाएंगे, r/2 पाई इंटू θ1, दैट इज़ उसको हमने क्या मान लिया, r1। θ2 की वजह से कितनी होगी, r/2 पाई इंटू θ2, r/2 पाई इंटू θ2, दैट इज़ r2, r/2 पाई, 2 पाई नीचे आ गया इंटू θ2, r/2 पाई इंटू θ2 की वैल्यू r2 मान ली हमने। ऊपर वाले नीचे वाले पोर्शन की रेजिस्टेंस r1 एंड r2 आ गई। तो अब हमने पता है कि ऊपर वाले पोर्शन का पोटेंशियल डिफरेंस और नीचे वाले पोर्शन का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों क्या है, सेम है। दैट मीन्स I1 इंटू R1 इज इक्वल टू I2 इंटू R2। ये दोनों पैरेलल में जुड़ी हुई हैं, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस, वोल्टेज ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहता है। तो हमने दोनों को इक्वेट कर दिया, R से R कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, I1 θ1 इज इक्वल टू I2 θ2 आ गया हमारे पास। वोल्टेज ड्रॉप इक्वल करने से, पैरेलल होने की वजह से वोल्टेज ड्रॉप सेम था, तो दोनों को इक्वल कर दिया। अब ये जो ऊपर वाले पोर्शन की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, μ0/4 पाई I1/r इंटू θ1। यही लिखा था हमने रिलेशन, किसी सर्कुलर पोर्शन की वजह से इनवर्ड। ये इनवर्ड क्यों है, बिकॉज करंट कैसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज। नीचे वाले पोर्शन में करंट कैसे फ्लो कर रहा है, नीचे वाले पोर्शन में भी करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ये करंट यहाँ पर आई जो था ना, 2 पार्ट्स में ब्रेक हुआ, I1 एंड I2 में ब्रेक हुआ ये करंट। तो नीचे वाले पोर्शन में ये करंट कैसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो नीचे वाले पोर्शन की कैसे आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड आ गई। तो इनवर्ड आउटवर्ड को दोनों को माइनस करेंगे, बिकॉज इनवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन अलग अलग हैं। दोनों को माइनस किया, ये दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, बी का 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब हम करते हैं स्ट्रेट वायर की एप्लीकेशंस। स्ट्रेट वायर के केस में हमने किया था, ये जो मैग्नेटिक फील्ड किसी स्ट्रेट वायर के पोर्शन की वजह से वो किसके इक्वल होती है, B इज इक्वल टू μ0/4 पाई I/A इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये B इज इक्वल टू दी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर इज इक्वल टू दी μ0/4 पाई I/A साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है जी। तो हमने निकालना है, किसी स्क्वायर है हमारे पास, आई करंट उसमें से फ्लो कर रहा है, ए उसकी एक साइड है, उसकी वजह से हमने ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक वायर की वजह से पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाली। एक वायर से ये पॉइंट कितनी दूर है, A/2 की डिस्टेंस पे है। दैट मीन्स यहाँ पर हम A भरते हैं, डिस्टेंस भरते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भरते हैं, वहाँ पर कितना आएगा, A/2। और ये जो एंगल्स कितने हैं इसके, 45 डिग्री, साइन 45 प्लस साइन 45 आएगा। दैट मीन्स ये दोनों की वैल्यू हमने पुट कर दी, 1/√2 ऐड करके 2/√2, और ये 2 × 2 4 बन गया, रैशनलाइजेशन की इसकी, और ये 2 इससे कैंसिल हो गया 2 से। तो हमारे पास आंसर ये बचा, एक वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, सेंटर वाले पॉइंट O पर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, ये वाली μ0/4 पाई 2/√2 I/A। तो पूरी चारों की वजह से निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से हमने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया स्क्वायर के सेंट्रल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली हमने। तो अगर आपको रेक्टेंगल के इक्विलेटरल ट्रायंगल के पूछा हो, हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दी हुई है, उसके सेंटर पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, वो कैसे हम निकाल सकते हैं, तो उसको ध्यान से देखिएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड A है, आइए उससे करंट फ्लो कर रहा है। हमने क्या किया, उसकी ये AD साइड निकाली पहले पाइथागोरस थ्योरम से, √3/2 A आ जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में। और O उसके कहाँ पे होता है, AD/3 पे, AD/3 पे ही होता है ना O पॉइंट।
AD/3 पे था तो OD की वैल्यू मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दी BC से इसकी पॉइंट O की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ गई, AD/3, दैट इज √3/6 इंटू A आ गई। तो फर्स्ट पोर्शन इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पे कितनी होगी, ये एंगल पहले देखने होंगे φ1 एंड φ2, ये टोटल एंगल कितना है 120, इधर वाला भी 60, इधर वाला भी 60 हैं दोनों। तो हमने μ0/4 I/OD sin φ1 प्लस sin φ2, OD की वैल्यू कितनी है √3/6 इंटू A, तो φ1 एंड φ2 की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री एंड 60 डिग्री, दोनों की वैल्यू पुट कर दी। सो हमारे पास क्या आ गया μ0/4 6I/√3A, sin 60 की वैल्यू भी √3/2, sin 60 इधर वाले की वैल्यू भी √3/2 आ गई। तो दोनों को हमने ऐड कर दिया, √3 बन गया, दोनों को ऐड करके √3 से √3 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया μ0/4 6I/A। तो ये तीनों वायर्स की वजह से कितना आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू को, तो ये आ जाएगा μ0/4 6I/A इंटू 3, दैट इज़ 18I/A। सो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, BT इज इक्वल टू दी μ0/4 18I/A। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।